जब आप किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको हम स्ट्रगल हमको लगता नहीं है, हम उसको एंजॉय करते हैं। डिफ़िकल्टी होती है, फॉर्चुनेटली वो उस एरिया पे काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हमको बहुत बड़ी फंडिंग किया, अराउंड 2.97 करोड़ का। लेकिन जियोलॉजी या जो हाइड्रोजियोलॉजी ये सब्जेक्ट हैं फील्ड के, तो हमको फील्ड में ही उसको बेटर तरीके से हम उसको समझ पाएंगे। और बाकी ये जो टूल हैं ये हमको इफ़ेक्टिवली उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एज ए असिस्टेंट हमको हेल्प करेंगे। तो इफ़ेक्टिवली जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को और उसके कंजर्वेशन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हमने ये अनुभव किया है कि ज़्यादातर जो रिचार्ज है वो विदाउट जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल कंसिडरेशन के हो रहे हैं। मेरे को लगता है इसमें माइंडसेट ज़्यादा ज़रूरी है, जगह का कोई महत्व नहीं है। आप कहीं भी हो आप काम कर सकते हो, अगर आपका माइंडसेट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑनेस्टी है, तो जगह का कोई महत्व नहीं होता। कभी कभी सिर्फ कुछ लोग पढ़ाते नहीं हैं बल्कि आने वाली जनरेशन का फ्यूचर भी सेव करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनकी रिसर्च सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रही बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में जाकर भी जिन्होंने अपनी रिसर्च का परचम लहराया है। NIT रायपुर के प्रोफेसर दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल और जियोलॉजी की फील्ड में एक ऐसा नाम जिसकी जर्नी रिसर्च, डेडिकेशन और पर्पज़ की मिसाल है। जी हाँ, मैं हूँ निखिल तिवारी, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं DC झारिया सर, जो कि NIT रायपुर के प्रोफेसर हैं और जिनका नाम दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल है। सर से हमने इस पॉडकास्ट में उनकी रिसर्च जर्नी, विदेश में उनके रिसर्च का एक्सपीरियंस और इंडिया में रिसर्च इकोसिस्टम जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि आपको बता दें सर अपने टाइम को लेकर काफ़ी पंक्चुअल है, तो ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन्हीं की तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट ला सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और आपको नहीं जानता है तो उसे आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं अध्यापन के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा रुझान है प्रकृति को समझने का, और जो जिसमें जियोलॉजी एक माध्यम है, क्योंकि ये हमको अर्थ का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो करोड़ों साल, लाखों साल पुराना है, उसको समझने में मदद करता है। और मैं इसका एक छोटा सा जो शाखा है उसकी जो भूजल विज्ञान, उसमें अपना रिसर्च करता हूँ, और क्योंकि वो समाज से भी जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि बिगर जल के जीवन संभव नहीं है। तो जो भूजल है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, उसके अकरेंस का, उसका क्वालिटी का, उसके मूवमेंट का मैं अध्ययन करता हूँ। और इसके अलावा मेरा रुझान खेलों में भी है, तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, TT खेलता हूँ और चेस भी खेलता हूँ मैं। तो सर, जब आप अपने जीवन के शुरुआती दौर पर थे, जब आप स्कूल लाइफ में थे, 11-12 में थे, तो क्या तब आपने ये सब सोच रखा था कि जियोलॉजी में ही जाना है या जियोलॉजिस्ट बनना है? तब आपका विज़न क्या था, क्या ड्रीम था आपका? उतना क्लियर नहीं था कि मैं जियोलॉजी पढ़ूंगा, क्योंकि जियोलॉजी इतना फेमस सब्जेक्ट नहीं है। और जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे 11th-12th में जियोलॉजी नहीं है। जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मुझे अवसर मिला जियोलॉजी पढ़ने का, समझने का। और लेकिन मेरे मन में पहले से ही जिज्ञासा थी। मैं नेचर को देखता था या कुछ पत्थरों को देखता था, तो मन में जिज्ञासा आती थी। और जब मैं कॉलेज गया तो मेरे को उसको समझने का मौका मिला। तो फिर हायर स्टडी के लिए मेरा उतना रुझान नहीं था कि मैं जियोलॉजी लूँ, लेकिन मेरे कुछ मित्र थे, और जीवन में जैसे हमारे मित्रों का बड़ा योगदान होता है हमारे कैरियर बनाने में और बाकी सब चीज़ों में, तो वो लोग जियोलॉजी को जानते थे, तो मैं उनके साथ स्टडी करता था। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा, और फिर हम लोगों ने अलग अलग
यूनिवर्सिटी में गए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन दिए। और जब मैं सागर यूनिवर्सिटी गया जहाँ से मैंने एमटेक किया हूँ, जैसे मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से मेरा बीएससी हुआ है। जब मैं सागर यूनिवर्सिटी गया तो मैं वहाँ पे जाके मैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ का जो एक एकेडमिक जो इन्वायरमेंट था उसको देख के बड़ा प्रभावित हुआ। और मैं देखा कि जैसे हम जो छोटे कॉलेज में पढ़ते थे जहाँ पे एक बिल्डिंग थी जहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट चलते थे, और सागर यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि वहाँ पे एक डिपार्टमेंट था पूरा स्कूल के बराबर। हाँ, पूरे जी। कॉलेज के बराबर। और इवन इसके अलावा सागर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल था एमटेक वालों के लिए, मतलब डिपार्टमेंट में ही हॉस्टल। तो मेरे को बड़ा प्रभावित किया और मैंने उसी टाइम ठान लिया कि अगर मैं आगे पढ़ूंगा यूनिवर्सिटी से ही पढ़ूंगा। ऐसा मेरा सफ़र रहा। तो सर आप स्कूल टाइम में मतलब कैसे विद्यार्थी थे, कैसे स्टूडेंट थे? ज़्यादा पढ़ने वाले थे, टॉपर टाइप थे, या कैसे थे विद्यार्थी आप? मैं एक जिज्ञासु छात्र के रूप में था। अक्सर चीज़ों को समझने की कोशिश करता था। और हमारे टाइम पे टीचर जो था बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देते थे, एक एक स्टूडेंट पे ध्यान देते थे, और वो इंश्योर करते थे कि सभी छात्रों को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आए। और इवन जब हम लोग दूसरे दिन जाते थे वो कॉन्सेप्ट वगैरह भी पूछते थे, तो मैं उस पर हमेशा पार्टिसिपेट करता था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागा। मैं अपने मतलब बाकी जो गेम्स वगैरह खेल वगैरह हैं उस पर भी ध्यान देता था। तो मैं अगर स्कूल में देखे जाए तो मैं एक एवरेज छात्र के रूप में रहा हूँ। तो सर ये रिसर्च फील्ड में आने का ख्याल कब और कैसे आया, और इस फील्ड में आने से पहले आपको क्या पता था रिसर्च के बारे में कि क्या कैसे रिसर्च होती है या क्या कैसा फील्ड होने वाला है? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था छिंदवाड़ा से, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से, तो मैं अक्सर क्या होता था वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उनको पीएचडी मिलती थी। जो पीएचडी वो किसी यूनिवर्सिटी से करते थे तो उसकी घोषणा करते थे प्रिंसिपल साहब कि फला फला प्रोफेसर को इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि मिली। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि ये क्या होती। जैसे हम लोग का नाम होता है, नामकरण मदर फादर या हमारे परिवार वाले रखते हैं, तो मेरे मन में आया कि ये ऐसी चीज़ है जो डॉक्टरेट है, जो उपाधि है, ये हम हासिल करते हैं। तो जब मैं एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी में सागर यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे ये सब माहौल था। और मैं जैसे हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे कुछ शोध छात्र भी रहते थे जो पीएचडी कर रहे थे। तो जाने अनजाने में मेरे मन में जो एक जिज्ञासा थी कि कैसे पीएचडी करना है, ये क्या होता है, वो और प्रगाढ़ हुई, उसको और बल मिला। उसके बाद मैं समझ गया कि कैसे करना चाहिए। तो जैसे ही मैं एमटेक किया उसके बाद मैंने पहला काम जो है अपने शोध का ही किया। मैं जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन, पुराने टाइम में क्या होता था कि एंट्रेंस नहीं होते थे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फॉर्म लीजिए और उसको आप किसी भी गाइड से जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस पर आप उनसे सिग्नेचर लेके आप फीस जमा करके अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जिस पे मैंने रिसर्च किया हूँ ग्राउंड वाटर में, वहाँ पे प्रोफेसर एलपी चौरसिया हैं, वो हम लोग की एमटेक फाइनल ईयर में क्लास लेते थे। तो मुझे बड़ा अंदर से उस पर रुचि जागृत हुई और मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं आगे पीएचडी करूँगा या रिसर्च करूँगा तो इसी सब्जेक्ट में करूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमको सिर्फ वो उस सब्जेक्ट को समझने की मदद नहीं करता, हम जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उनकी जो रिक्वायरमेंट वाटर से रिलेटेड पूरी करने की, उसमें भी मदद करता है। तो सर जब आप इस फील्ड में आए तो तब आपके पास रिसोर्सेज क्या थे? क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो नॉलेज एक्सेस काफ़ी इजी है। तब आपके समय में क्या रिसोर्सेज थे, क्या विज़न था आपका, मतलब क्या सोच के रिसर्च फील्ड में आए? कि मतलब जैसे हाइड्रोजियोलॉजी आपका टॉपिक रहा है, तो क्या विज़न था कि इसमें आगे चल के क्या करना है?
और इसके बारे में कैसे कैसे आपको पता चलता गया? जब हम लोग इस पे रिसर्च किए, जैसे मैं सागर में किया, तो बहुत सीमित साधन थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे अगर हमको कुछ करने की चाह हो तो साधन खुद बनते जाते हैं। मेरे साथ वैसे ही हुआ। मैं जब पीएचडी वहाँ से कर रहा था तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन जो रिसर्च से रिलेटेड, तो फिर मैंने जो वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी का एक डिपार्टमेंट था सागर में ही, तो मैं अक्सर वहाँ जाया करते थे। वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं मिस्टर रवि गलकटे और मिस्टर जायसवाल, तो उन्होंने भी मेरी मदद की उस सब्जेक्ट को और समझने में, और उन्होंने वो लैब वगैरह सारा दिखाया कि और कैसे आप रिसर्च कर सकते हो। फिर मैं 2007 में मैं पीएचडी ज्वाइन किया था। फिर जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड है जो पूरा फोकस रहता है रिसर्च में, उनसे मेरा कोलैबोरेशन हुआ। वहाँ पे मिस्टर राकेश देवांगन हैं जो केमिस्ट हैं सीनियर, एंड मिस्टर केसी मंडल हैं। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इसमें। फिर धीरे धीरे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड की मदद से और मेरे शुभचिंतकों की मदद से और यहाँ कॉलेज अपना जो इंस्टीट्यूट प्रशासन की मदद से हमने बाकी सुविधाएं डेवलप की। इस प्रकार से हमारा सफल हुआ। सर, जब आप रिसर्च फील्ड में आए तो आपको क्या नई चीज़ जानने को मिली रिसर्च में, जो कि नॉर्मल आदमी को जनरली नहीं पता होती, आम आदमी को? और क्या स्ट्रगल रहा इस फील्ड में आपका? स्ट्रगल तो नहीं, जब आप किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको हम स्ट्रगल हमको लगता नहीं है, हम उसको एंजॉय करते हैं। डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रिसर्च में एक होता है कि उसके लिए फंडिंग होना चाहिए। इंस्टीट्यूट भी एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, लेकिन हमको अगर बहुत हाई एंड का रिसर्च करना है तो हमको फंडिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने फंडिंग अरेंजमेंट की, बाकी जो फंडिंग एजेंसी है इंडिया की वहाँ से। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है फंडिंग के अलावा आप रिसर्च कर रहे हो, दूसरा पब्लिकेशन का है। तो पब्लिकेशन में भी बहुत रिजेक्शन आते हैं, तो उसके लिए भी कई प्रयासों के बाद धीरे धीरे हमारे पब्लिकेशन हुए। तो ये स्ट्रगल तो आपके किसी भी प्रोफेशन में होगा, बशर्ते कि अगर आप एक राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो वो जो आपके फेल्यूर हैं वो स्टेपिंग स्टोन होते हैं आपकी सक्सेस के लिए। तो सर, जब ये रिसर्च में आए तो मतलब जियोलॉजी ही क्यों चुना? और भी अदर ऑप्शन थे आपके पास रिसर्च के लिए, तो जियोलॉजी ही क्यों? जियोलॉजी इसीलिए क्योंकि मेरा, जैसे मैं बताया कि मेरा बचपन से रुझान था, एक जिज्ञासा थी चीज़ों को समझने की। अक्सर मन में ये सब आता था कि ये चीज़ें कैसे बनी होगी, ये पत्थर कैसे बने होंगे। और मेरा जो एक इन्वायरमेंट था दोस्तों का, वो भी जियोलॉजी की अक्सर बातें किए करते थे, तो मैं भी इन्वॉल्व होता था उनके डिस्कशन में। और धीरे धीरे हम लोग उसमें स्टडी किए तो हमको ये लगा कि इसमें और आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी करने लगा और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्राउंड वाटर पे अपना आगे का रिसर्च करूँगा। ग्राउंड वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो हमारा मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का, वो ग्राउंड वाटर है। आप कहीं भी हो, आपका जो आप देखोगे जो मेन सोर्स है हमारा ड्रिंकिंग इरिगेशन पर्पस के लिए, वो ग्राउंड वाटर है। और ग्राउंड वाटर हिडन रिसोर्स है, ये रॉक के पोर्स में होता है। तो उसको समझने के लिए हमको रॉक को समझना रहता है, हमको उसके स्ट्रक्चर को समझना रहता है, उसके टेक्सचर को समझना रहता है। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और अगर हम उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो हम इजीली ग्राउंड वाटर को समझ पाएंगे। तो उसी के तहत मैं अपना अध्ययन इसमें जारी रखा और निरंतर कर रहा हूँ। सर, आज आपका नाम वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट में आता है,
तो आपके हिसाब से नॉलेज के अलावा और भी क्या चीज़ें हैं आप में जो आपको ये दर्जा दिलाती हैं? मैं तो अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ। जो है ये आ, अपना अध्ययन में निरंतर जारी रखता हूँ। इसमें मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि कम है और मेरे छात्रों का ज़्यादा है। मैं अपना जो मेरे को ऑनर मिला उसका श्रेय मैं अपने छात्रों को देता हूँ, क्योंकि एक आपके पास अगर अच्छी एक टीम नहीं है तो ये सब जो आपके जो भी सम्मान है वो मुश्किल होते हैं। एक अच्छी टीम से ही ये सब हासिल किया जाता है। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं, खासकर जैसे जो इनिशियल स्टेज में मेरे स्टूडेंट रहे हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे डॉक्टर रूबिया है, डॉक्टर तरुण कुमार है, डॉक्टर केसी मंडल, डॉक्टर गोपीनाथ, डॉक्टर तनुश्री, डॉक्टर इंदुलेखा और अभी और छात्र कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो इनके अथक प्रयासों का फल है कि मैं ये सम्मान जो है हासिल कर पाया। सर, आपने इंडिया के साथ साथ सर्बिया, यूएसए, हांगकांग, इटली जैसे कई भी जापान कई देशों में आपने एकेडमिक एक्सपोजर आपको मिला है। तो ये एकेडमिक अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? ये हमारे इंस्टीट्यूट में एक प्रावधान है CPDA का। अगर हम कहीं पे अपना पेपर सबमिट करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, या कोई इवेंट होते रहता है, तो उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। उसके तहत मैं ये सब जो भी इस टाइप के इवेंट हैं और जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कर पाया। और इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है ये सब प्रोग्राम को अटेंड करने से, क्योंकि एक हमको विज़न मिला है और जो ये सब जो बड़े देश हैं और इनके जो बड़े संस्थान हैं उनका रिसर्च में वो क्यों आगे हैं। हमने देखा कि वो कोलैबोरेटिव रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया पे उनका फोकस रहता है। तो वो सारे जो उनके जो हमारे जो एक्सपीरियंस थे या उनसे जो इंटरेक्शन थे, ये मेरे शोध को और रिफाइन करने में मदद किए। आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ? जैसे आपने इन देशों के साथ काम किया, जब आप यहाँ पहले इंडिया में काम कर रहे थे, फिर इंडिया के बाद आप यहाँ इन देशों के साथ काम किए, तो क्या चेंजमेंट आया आपके पर्सपेक्टिव में? तो हमने अपना कोलैबोरेशन जो है, क्योंकि हमने देखा कि ये लोग कोलैबोरेटिव स्टडी या सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस रहते हैं। उनका जो रिसर्च है वो नीड बेस्ड है। कोई किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है या कोई सोसाइटी का प्रॉब्लम है या कोई नेचर का कोई इशू है, उसको रिवील करने में करते हैं। तो हमने भी अपना अध्ययन उसी डायरेक्शन में रखा, जो जिसका हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि हमको फंडिंग हमारी बढ़ गई, क्योंकि हम जो सोसाइटल इशू पे हमने अपना काम शुरू करना पड़ा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, जो लेह लद्दाख रीजन है, वहाँ पे वाटर का स्कैरसिटी है। तो हमने उस इशू को रेज करके नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडी पे एक प्रपोजल सबमिट किया एंड फॉर्चुनेटली वो उस एरिया पे काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हमको बहुत बड़ी फंडिंग किया, अराउंड 2.97 करोड़ का। तो ये उसी का रिजल्टेंट है कि धीरे धीरे वो जो एक्सपीरियंस था, जो इंटरेक्शन था, वो हमारे काम आया और अब हमारी रिसर्च जो है और आगे बढ़ गई। तो आपके हिसाब से ये ग्राउंड वाटर रिसर्च के मामले पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड में, या अभी और क्या सुधार करने की आवश्यकता है ग्राउंड वाटर? इस एरिया पे हम लोग का अच्छा स्ट्रॉन्ग है टेक है, और इसमें मतलब मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड है, वो इस पे काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो
प्रॉब्लम जो अराइज हो रहा है ग्राउंड वाटर का, वो दो कारण से होता है। एक रिचार्ज और डिस्चार्ज, जो वेरिएशन होता है रिचार्ज डिस्चार्ज। तो हम देख रहे हैं कि इसमें इम्बैलेंस हो रहा है। मतलब जैसे अगर रायपुर सिटी में देखा जाए, जहाँ पे हम हैं अभी, यहाँ पे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि जो रिचार्ज कंडीशन है कम हो रही है और डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है लोगों की डिमांड को फुलफिल करने में। तो उसके कारण धीरे धीरे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। तो आने वाले टाइम में और समस्याएं बढ़ेंगी। तो हमारा असेसमेंट का तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है एंड सारी टेक्नोलॉजी इफ़ेक्टिवली हम लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट जो है हम लोग का थोड़ा सा वीक है। इस पे और रिसर्च होना चाहिए और इफ़ेक्टिवली उसको मैनेज करना चाहिए। सर, आपके रिसर्च टॉपिक में से एक टॉपिक था एआई एंड मशीन लर्निंग इन जियोलॉजी। तो सर, क्या आपके हिसाब से एल्गोरिथम जियोलॉजी से ज़्यादा बेटर प्रेडिक्शन कर पाएंगे क्या फ्यूचर में? देखिए, ये सारे टूल हैं जैसे हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए, जियोफिजिकल टेक्निक्स हैं, रिमोट सेंसिंग GIS है, और अभी ये AI भी ऐड हो गया है। तो ये सारे असिस्ट करते हैं, लेकिन जियोलॉजी या जो हाइड्रोजियोलॉजी ये सब्जेक्ट हैं फील्ड के, तो हमको फील्ड में ही उसको बेटर तरीके से हम उसको समझ पाएंगे। और बाकी ये जो टूल हैं ये हमको इफ़ेक्टिवली उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एज ए असिस्टेंट हमको हेल्प करेंगे। मेन जो वर्क है वो फील्ड का ही रहेगा। सर, आप रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे थे, फिर ये टीचिंग प्रोफेशन में आने का ख्याल कब और कैसे आया आपका? मैं जैसे PhD कर रहा था सागर यूनिवर्सिटी से, तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था और बचपन से ही मेरा था कि मतलब अगर जैसे कि अगर आपको ज्ञान को हासिल करना है, अगर आपको किसी चीज़ को अच्छे से समझना है तो उसको आप बताइए। और जब ये देखा, जैसे मैं जब M.Tech कर रहा था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मन में आया जो भी मैं पढ़ाता था सब्जेक्ट वो हमेशा मेरे को याद रहता था और धीरे धीरे मैं उसको एंजॉय करने लगा। मैं रिसर्च कर रहा था सागर यूनिवर्सिटी से, और जैसे आप PhD करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आप ये भी रहता है कि आप किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो एक धीरे धीरे मैं टीचिंग मेरे को अच्छा लगने लगा, मैं इसके तरफ इंक्लाइन हो गया। और जब मेरे को NIT रायपुर में अपॉर्चुनिटी मिली ज्वाइन करने का, तो मैं फिर NIT रायपुर ज्वाइन किया और मेरा अपना टीचिंग का सफ़र जारी रखा। अब मैं पूरे तरीके से टीचिंग और रिसर्च को एंजॉय करता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो पढ़ाने में आता है, अपनी रिसर्च से ज़्यादा। तो सर, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं या फिर कलीग हैं, सबको पता है कि आप टाइम को लेके काफ़ी पंक्चुअल हैं। अगर 9 बजे की क्लास है तो आप 5-6 मिनट पहले ही क्लास आ जाते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको इतना टाइम को पंक्चुअल बनाती हैं, इतना डिसिप्लिन बनाती हैं? कैसे ये डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व हुआ आप में? ये मेरे को लगता है हमको बहुत ये समय जो है हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर हमारा लाइफ भी देखें तो वो समय से ही बना है, और अगर हम उसका महत्व नहीं समझेंगे तो हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं उसी को समझते हुए, और जैसे कि एक हमको टाइम टेबल दिया गया है, और तो उस टाइम टेबल जैसे नेचर ने भी एक टाइम टेबल बनाया है हमारा, तो हम अगर उसको फॉलो करें तो अगर जो हमारा संस्थान का जो टाइम टेबल है या जो पढ़ाना है, क्योंकि हम अगर उसका वैल्यू करेंगे तो समय भी हमारा वैल्यू बनाएगा। इसीलिए मैं समय का वैल्यू करता हूँ। सर, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं आपके पास, फिर भी क्या चीज़ें हैं जो आपको इतना हम्बल और डाउन टू अर्थ बनाती हैं? हाँ, इसमें मेरे कहना चाहिए मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। ये संस्कार मेरे को उन्हीं से आए हैं। वो मतलब कभी भी किसी चीज़ का उन्होंने घमंड नहीं किया, है ना। तो ये बचपन से था, और उनका, मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का मतलब मेरे पे बड़ा वो सपोर्ट रहा है।
तो मेरे को कोई अभिमान करने की मतलब मेरे को क्या लगता है कि मैं किस चीज़ के लिए अभिमान करूं, और मेरे को लगता है कि विनम्रता से ही हम जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। तो सर अभी लास्ट ईयर आपको बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिला NIT रायपुर का, तो आपके हिसाब से क्या है आप जो अलग करते हैं अलग दूसरे प्रोफेसर से, इसकी वजह से आपको ये अवार्ड मिला? ये जो बेस्ट फैकल्टी अवार्ड है ये हमारे इंस्टीट्यूशन में हर साल दिया जाता है, और जो हमारा एकेडमिक और रिसर्च जो कंट्रीब्यूशन है उसके बेस पे दिया जाता है। तो इसके एक पैमाने हैं, उस पैमाने पे पॉइंट्स रहते हैं अलग अलग, जैसे रिसर्च का है और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पे, और फिर जो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट गेन करता है उसको ये अवार्ड मिलता है। और मैं इसका श्रेय भी मेरे स्टूडेंट को, मेरे परिवार को दूंगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मेरे को ये अचीवमेंट मिला। तो सर इतना सारा डेवलपमेंट चल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या जो हम डेवलपमेंट के नाम पे फ्यूचर जनरेशन के जियोलॉजिकल एसेट को कंज्यूम कर रहे हैं? हाँ, देखो जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, वो मिनरल हो या वाटर हो या और ऑयल हो या गैस हो, हमको अभी प्रेजेंट में इसका रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में जाना चाहिए कि हम जो रिसोर्स है उसको वाइजली यूज़ करें, तो आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे, और हमको अल्टरनेटिव रिसोर्स भी हमको उसमें भी ध्यान देना चाहिए। सर जैसा कि आपने ग्राउंड वाटर पर रिसर्च की है, तो आने वाले समय में ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे सामने? जैसा हमने बोला कि जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, ये सबसे महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर रिसोर्स है अगर अर्थ में, पूरे अर्थ में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट। और जो हमारा ड्रिंकिंग है और इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर ग्राउंड वाटर से ही फुलफिल होती है। तो अभी क्या आप देख रहे हो कि धीरे धीरे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ी है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और दूसरे तरीके से क्या हो रहा है कि हम उसकी रिचार्ज कंडीशन को भी कम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिसोर्स कम हो रहा है, और हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्स के अलावा इसमें बहुत सारे चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का है, क्वालिटी इशू है, और पर्टिकुलरली समर सीजन पे ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सी वाटर इंट्रूजन भी हो रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने उभर के आ रहे हैं, तो हमको फ्यूचर में इनको देखते हुए इनको मिटिगेट करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में अगर हमको करना है तो इफ़ेक्टिवली जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को और उसके कंजर्वेशन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हमने ये अनुभव किया है कि ज़्यादातर जो रिचार्ज हैं वो विदाउट जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल कंसिडरेशन के हो रहे हैं, तो जिससे हमको इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए हमको इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्स भी अवेलेबल करा पाएंगे। अदरवाइज हमारा स्कैसिटी बढ़ेगा और एक भयावह स्थिति निर्मित होगी फ्यूचर में। तो सर आपके हिसाब से ये रिचार्ज मतलब कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन तो लगातार बढ़ रहा है, हाँ। और अर्बनाइजेशन हो रहा तो मतलब पानी की दिक्कत है, मतलब पानी सबको चाहिए, हाँ। तो डिप्लेशन तो हो रहा है, डिस्चार्ज तो हो रहा है, तो रिचार्ज को कैसे बढ़ा सकते हैं? जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो डिपेंड करता है मेनली वहाँ का जियोलॉजी और टोपोग्राफी पे। ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके अलावा स्ट्रक्चर वगैरह है। और अगर हमको आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है तो मेन दो टेक्निक है, एक सरफेस टेक्निक्स है, सरफेस आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक, और दूसरी है सब सरफेस आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक। तो पर्टिकुलरली अर्बन एरिया के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है, तो हम लोग सब सरफेस को प्रेफर करते हैं, जिसमें जो भी एग्जिस्टिंग वेल है या बोरवेल है उसकी मदद से ग्राउंड वाटर को आगमन करते हैं सब सरफेस कंडीशन में। लेकिन वो हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वाटर एंटर हो रहा है एक्यूफर में वो प्योर हो। अदरवाइज क्या करेगा, वो एक्यूफर को परमानेंटली
कंटामिनेट कर देगा, जिसको फ्लश आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो ये इस प्रकार की टेक्निक्स है। अगर जैसे हम लोग गांव में हैं तो हम लोग वहाँ सरफेस टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ऊपर की सरफेस है वो पोरस एंड परमिएबल हो, जिससे आसानी से ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेट हो। तो सर अगर कोई स्टूडेंट है वो रिसर्च फील्ड में आना चाहता है, उसका पाथ क्या होना चाहिए, कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए अपनी रिसर्च जर्नी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हमारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए एक किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट होता है तो बाकी सारी चीज़ें आगे बढ़ते जाती हैं। और अगर जैसे आप इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या रिसर्च गैप है। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो अवेलेबल टेक्निक्स है या टूल हैं वो उपलब्ध है कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो हमने कोई प्रॉब्लम ली है लेकिन हमारे पास फैसिलिटी नहीं है तो वो काम बीच में रुक जाता है। तो ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर इंटरेस्ट रहना चाहिए और अवेलेबल टूल रहेंगे। फिर उसके बाद आपको रेगुलर उस एरिया में अध्ययन करना पड़ेगा, तो आपको खुद एक क्लैरिटी आएगी और आप आसानी से अपना जो रिसर्च है आगे कर सकते हैं। सर एक रैपिड फायर क्वेश्चन करके सेगमेंट है, इस पे 2 ऑप्शन रहेगा आपके पास। हाँ। आपको एक चूज करना रहेगा और हो सके तो आप उसका रीजन बता सकते हैं कि आपने वही क्यों चुना। हाँ। तो पहला है फील्ड वर्क वर्सेस लैब वर्क। ओके, फील्ड वर्क हमको फील्ड वर्क और लैब वर्क दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि फील्ड वर्क हमको जो है उस सब्जेक्ट को जैसे पर्टिकुलरली जियोलॉजी में मदद करता है, और उसको और बेहतर बनाने के लिए लैब वर्क ज़रूरी होता है। तो आप किसको एंजॉय करते हैं, फील्ड वर्क को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या लैब वर्क? जैसे मैं जियोलॉजिस्ट हूँ एंड जियोलॉजी जो है वो फील्ड का सब्जेक्ट है, तो आई एंजॉय फील्ड वर्क। दूसरा है रिसर्च पेपर वर्सेस क्लासरूम टीचिंग। रिसर्च पेपर क्या है, उसको हमको सब्जेक्ट को बारीकी से समझ में मदद करता है, लेकिन क्लासरूम जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है और उस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। इंडिया वर्सेस अब्रॉड, विच वन विल यू प्रेफर फॉर इनोवेशन? मेरे को लगता है इसमें माइंडसेट ज़्यादा ज़रूरी है, जगह का कोई महत्व नहीं है। आप कहीं भी हो आप काम कर सकते हो, अगर आपका माइंडसेट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑनेस्टी है, तो जगह का कोई महत्व नहीं होता। अगला है एआई इज असिस्टेंट और रिप्लेसमेंट। एआई ऑलवेज असिस्टेंट, हाँ, ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको इंसानों ने बनाया है, तो ये हमारा असिस्टेंट एक टूल है। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, टैलेंट है या रिसोर्स? मैं मानता हूँ टैलेंट है, क्योंकि वो टैलेंट एक अच्छा टैलेंट ही रिसोर्स का सही तरीके से उपयोग कर सकता है। जियोलॉजी फॉर यू इन 1 सेंटेंस। हाँ, जियोलॉजी हमको अतीत को समझने का एक माध्यम है और उसको समझ के हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सर अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप अपने जीवन में क्या चेंजेस करना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि मैं कोई भी चेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ प्रेजेंट में, वो सारी जो परिस्थितियाँ थी उसी का परिणाम हूँ मैं। और मैंने जो सफ़र किया है, मतलब जो सफ़र यहाँ तक का है मेरा, मैंने उसको एंजॉय किया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कोई भी चेंज हो। सर एक फाइनल एडवाइस जो आप इंडिया के यूथ को देना चाहें? हमारे भारत के जो युवा हैं वो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, और मतलब लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी आने से वो उनका इन्वॉल्वमेंट अपने आप को छोड़ के उस पे हो गया है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनका जो डेवलपमेंट है पर्सनल, वो हो नहीं पा रहा है। तो यही है कि वो अपने आप पे ध्यान दें, क्योंकि जो आनंद वो खोज रहे हैं मोबाइल में या किसी और डिवाइस में,
वो है नहीं। अगर वो अपने आप को झांकें, अपने आप को देखें, तो सारा जो आनंद है वो मिलेगा और हमारे देश का, हमारे समाज का और उनके परिवार का एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।